Welcome back. Please sit down. अलीनगर की संधि बहुत लंबे समय तक हमें पता है हम कहाँ हैं। अलीनगर की संधि बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर पाई। हम वहीं हैं जहां हम होने चाहिए थे, ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो। और फिर एक षड्यंत्र की शुरुआत हुई, बताया था ना, तो यहीं से लिखना है। अलीनगर की संधि लिखी थी ना तुम लोगों ने, तो नीचे करके लिखो पैराग्राफ चेंज करके। समझ लिए ना पूरा? तो लिखते हैं अलीनगर की संधि, लिखेंगे बेटा। ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ हाँ, तो इससे आगे लिखवा रहे हैं हम लोग। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच लंबे समय तक शांति स्थापित नहीं कर पाई। लंबे समय तक शांति स्थापित नहीं करे। कहा जाता है कि बंगाल के कुछ व्यक्ति जैसे कि मीर जाफर बंगाल के कुछ व्यक्ति जैसे कि मीर जाफर राय दुर्लभ, अमीचंद्र, राय दुर्लभ, अमीचंद्र, जगत सेठ और जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद्र और जगत सेठ रॉबर्ट क्लाइव के गुप्त रूप से संपर्क में थे। गुप्त रूप से संपर्क में थे। गुप्त रूप से संपर्क में थे। देखिए, इन सभी लोगों के साथ मिलकर क्लाइव ने इन सभी लोगों के साथ मिलकर क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब प्रस्तावित करके एक युद्ध की घोषणा कर दी। प्रस्तावित करके
एक युद्ध की घोषणा कर दी। बेटा ये पहले ही टॉपिक, ये पहले ही पॉइंट हम लिखवा रहे हैं और क्लास शुरू भी हो चुकी थी, हमने देख लिया। तो थोड़ा सा पीछे रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, मतलब बार बार हम कैसे मतलब रिपीट करें। मैंने लेकिन बोलना शुरू तभी किया था जब मैं लाइव आ गया था, ठीक है। तो इसलिए कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, तो पीछे जाकर थोड़ा सा देख लेंगे बेटा, ठीक है। और स्टार्ट भी अभी हुआ है। तो प्रस्तावित करके प्लासी के युद्ध की घोषणा कर दी। लिखिए, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और या ब्रिटिश और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच आरंभ हुआ। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्रारंभ हुआ। रिपीट करें क्या? ठीक है, रिपीट करके देख लो बेटा। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे, हम लाइव आ चुके थे, ठीक है। तो रिपीट करके देख लो। आप लोगों के बीच शुरू हुआ। लिखिए, प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। देखिए, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। किसे पराजित कर दिया? सिराजुद्दौला को। देखिए, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना लगभग 4100 एवं ब्रिटिश सेना लगभग 1100 थी। ब्रिटिश सेना लगभग, सिराजुद्दौला की सेना लगभग 4100 और ब्रिटिश सेना लगभग 1100 थी। एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, इसलिए आंकड़ा लिखवाया तुम्हें लगभग में, कि दोनों की सेना का क्या अनुपात रहा था। बात समझ में आई कि सेना मतलब किस संख्या में लड़ रही थी। तो कहते हैं 4100-4200 की संख्या बताई गई और इधर 900 से 1100 के बीच में संख्या बताई गई। तो इसलिए हमने दोनों जगह शब्दों का यूज किया है लगभग में। क्या किया है? लगभग में। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग आंकड़ा पेश करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई निश्चित संख्या ये तय है कि
ऐसे में कोई निश्चित संख्या नहीं पूछी जाती है। क्लियर हुआ? लिखिए, प्लासी का मैदान प्लासी का मैदान बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। प्लासी का मैदान बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। इस युद्ध में वैसे तो मीर जाफर सिराजुद्दौला की ओर से लड़ रहा था, परंतु गुप्त रूप से वह ब्रिटिश की तरफ था। परंतु गुप्त रूप से वह ब्रिटिश की तरफ था। मीर जाफर ने कहते हैं इस युद्ध में, मीर जाफर ने इस युद्ध में, ऐसे लिखो, मीर जाफर ने इस युद्ध में एक भी तोप का गोला ब्रिटिशों के विरुद्ध, एक भी तोप का गोला ब्रिटिशों के विरुद्ध नहीं दागा। एक भी तोप का गोला ब्रिटिशों के विरुद्ध नहीं दागा। जब सिराजुद्दौला ने यह देखा, जब सिराजुद्दौला ने यह देखा तो उसने युद्ध से भागने का प्रयास किया। तो उसने युद्ध से भागने का प्रयास किया। तभी मीर जाफर के पुत्र मीरन ने तभी मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। मीरन ने उसकी हत्या कर दी और प्लासी का युद्ध ब्रिटिश के द्वारा जीत लिया गया। प्लासी के युद्ध पर तीन प्रमुख इतिहासकारों ने अति महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। तीन प्रमुख इतिहासकारों ने अति महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। हाइफन देके नंबर 1, यदुनाथ सरकार के अनुसार, हाइफन देके नंबर 1, यदुनाथ सरकार के अनुसार प्लासी के युद्ध के
लगभग 20 वर्षों के उपरांत ही प्लासी के युद्ध के लगभग 20 वर्षों के उपरांत ही भारत धर्मतंत्र से स्वतंत्र हो गया। भारत धर्मतंत्र से स्वतंत्र हो गया। रिपीट करें, 20 वर्षों के उपरांत ही भारत 20 वर्षों के उपरांत ही भारत धर्मतंत्र से स्वतंत्र हो गया। अरे इसका मतलब क्या है कि धर्मतंत्र से स्वतंत्र हो गया? मैंने बताया कि मध्यकाल क्या है? धर्मतंत्र। और धर्मतंत्र का मतलब होता है जब राजनीति पर धर्म का प्रभाव ज्यादा हो। और अब कहते हैं प्लासी के युद्ध के बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। अरे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और कहते हैं इसके बाद धार्मिक न्याय को बंद कर दिया गया, जो धर्म के द्वारा न्याय दिया जाता था। और कहते हैं धर्मतंत्र की बेड़ियां धीरे धीरे ढीली पड़ती चली गई और भारत धर्मतंत्र से स्वतंत्र होने लगा। ये कहने का इनका मतलब है कि राजनीति पर अब आगे धर्म का प्रभाव आप नहीं देखोगे। दूसरी बात, आप मंदिरों को तुड़वाया जाता हुआ नहीं देखोगे, आप जजिया जैसा कर नहीं देखोगे, आप पिलग्रिम जैसा टैक्स नहीं देखोगे, ये सारी चीजें अब आप नहीं देखोगे। तो भारत धर्मतंत्र से आजाद हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी यदुनाथ सरकार ने। लेकिन नंबर 2, दीनानाथ मिश्र के अनुसार दीनानाथ मिश्र के अनुसार प्लासी के युद्ध में या इस युद्ध में एक तरफ सीधा साधा नवाब और दूसरी तरफ कुटिल बाग था। एक तरफ सीधा साधा नवाब और दूसरी तरफ कुटिल बाग क्लाइव था। क्लाइव भी लिख लो, कुटिल बाग क्लाइव था। कुटिल बाघ, बाघ का मतलब समझते हो? शेर। कुटिल बाघ था। और कहते हैं कौन था? क्लाइव था। देखिए इस युद्ध में कुटिलता की जीत हुई। इस युद्ध में कुटिलता की जीत हुई। तीसरा, के.एम. पणिक्कर के अनुसार के.एम. पणिक्कर के अनुसार प्लासी में युद्ध नहीं, एक सौदा हुआ था। प्लासी में युद्ध नहीं, एक सौदा हुआ था जिसमें बंगाल के कुछ लोगों ने नवाब को ब्रिटिशों के हाथों बेच दिया था। नवाब को ब्रिटिशों के हाथों बेच दिया था। और के.एम. पणिक्कर कहते हैं
कि प्लासी में युद्ध तो कभी हुआ ही नहीं। प्लासी में क्या हुआ था? सौदा। और इस सौदे में मीर जाफर, अमी चंद्र राय दुर्लभ इत्यादि ने नवाब को ब्रिटिशों के हाथों भेज दिया। लिखिए, प्लासी के युद्ध के प्रभाव, हेडिंग लगाइए, प्लासी के युद्ध के प्रभाव। प्लासी के युद्ध के प्रभाव, दो प्रभाव लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है? 2-3 प्रभाव लिख लेते हैं। देखिए, पहला प्रभाव यह है कि 1757 से पहले, प्लासी के युद्ध से पहले, प्लासी के युद्ध से पहले भारत में ब्रिटिश केवल एक व्यापारिक शक्ति थी, ठीक है नहीं थी? और प्लासी के युद्ध के बाद वह भारत में क्या बन गई? राजनीतिक शक्ति बन गई। यह प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? लिखिए, प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लिखिए, इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश बंगाल में इस युद्ध के बाद ब्रिटिश बंगाल में एक राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरे। एक राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरे। जबकि वे इस युद्ध से पूर्व बंगाल में एक व्यापारिक शक्ति थे। जबकि इससे पूर्व वे बंगाल में केवल एक व्यापारिक शक्ति थे। और अपनी, नंबर 2 क्या होगा बच्चों, कि अपनी प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों के बीच में भी ब्रिटिश शक्तिशाली होकर उभरे। उभरे कि नहीं उभरे? अरे चिनसुरा को भी किसको मिल गया 1759 के बाद? ब्रिटिश को मिल गया कि नहीं मिल गया? तो लिखिए नंबर 2, प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों में भी प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों में भी ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति के रूप में ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरे। नंबर 3, इस युद्ध के बाद ब्रिटिशों को अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट लिखो, इस युद्ध ने धर्मतंत्र का अंत कर दिया। नेक्स्ट, इस युद्ध ने
धर्मतंत्र का अंत कर दिया। यदि आपको प्लासी के युद्ध पर लिखना भी आ जाओ तो लिख भी दोगे, लिख दोगे नहीं लिख दोगे? 100-200 वर्ड तो यूं ही कर दोगे, काम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो प्लासी के युद्ध के परिणाम ये हुए बच्चों, और प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बन गया अगला नवाब। कौन बन गया? मीर जाफर के काल में लूट का जो काल शुरू हुआ, कहते हैं ऐसा काल तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। मैंने बताया कि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा कि ऐसी लूट दुनिया में किसी ने कहीं भी नहीं देखी होगी जैसी हमने बंगाल में मचाई है। भारी आर्थिक लाभ प्राप्त किया। और देखो 1757 से 1765 के मध्य ब्रिटिश कैसे रहे, या ब्रिटिशों के द्वारा लड़े गए युद्ध कैसे थे? ये देखो, एक डायग्राम पे बहुत सारी बातें कहना चाहेंगे आपको। सबसे पहले 1757 और ये हुआ प्लासी का युद्ध। देखिए कैसे लगता है कि पूरी कायनात ब्रिटिशों को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने पर तुली हुई है। जितने युद्ध, और 1759 बेदरा का युद्ध, 1760 वॉन्डिवोस का युद्ध, अरे वाह, वॉन्डिवोस का युद्ध याद है तुम लोगों को। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, और 1764 बक्सर का युद्ध, और सब में ब्रिटिशों को लाभ। होगा कि नहीं होगा? एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि 1757 से 65 के मध्य ब्रिटिशों की विजयों के विषय में बताइए, कैसे ब्रिटिश भारत और यूरोप में शक्तिशाली होकर उभरे। और एक युद्ध और, सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा? सप्तवर्षीय युद्ध। अब एक बात बताइए आप मुझे, इतने सारे युद्ध ब्रिटिश के पक्ष में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति के रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? और ये देखो आप, तो 1757 से 65 के मध्य का काल भारत ही नहीं विश्व में ब्रिटिशों की सर्वोच्चता का काल था। इस पर भी यदि कुछ शब्द लिखने को आ जाए तो तुम लिख भी दोगे, लिख दोगे नहीं लिख दोगे? तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके एक शब्द, एक लाइन, एक वाक्य लिखिए। 1757 से 65 के मध्य ये तो तुम्हारे माइंड में लिखा हुआ होगा। हाँ, 1757 से 65 के मध्य ब्रिटिश भारत ही नहीं, दुनिया में सर्वोच्च शक्ति के रूप में, भारत ही नहीं दुनिया में सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए, उभरकर सामने आए। आए कि नहीं आए? अरे आए कि नहीं आए? तो लिखो अगला पॉइंट, हेडिंग लगाओ मीर जाफर। ये युद्ध लिखने की कोशिश करोगे? दिमाग में नहीं है तुम लोगों के? है?
या फिर भी बनाना चाहोगे? तो बनाओ 1 मिनट में फटाफट, ताकि याद रहे हमेशा। बहुत कंसेप्चुअल बात बताइए आपको अपने में, जो विश्व इतिहास से भी जोड़ती है आपको, है ना। हालांकि विश्व इतिहास आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ब्रिटिशों को समझते समझते, जैसे एक बच्चे ने कॉलोनी के बारे में पूछा था एक दिन, उपनिवेश के बारे में, तो ऐसी बातों पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सारे ही भारत के युद्ध है कि नहीं है? इस स्ट्रक्चर को आप अपनी मर्जी से और थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेना। जैसे यहाँ पर प्लासी का युद्ध है ना, तो इसको ऐसे 2 भागों में बांट लेना, एक तरफ क्लाइव, एक तरफ सिराजुद्दौला। जैसे बेदरा का एक तरफ ब्रिटिश, एक तरफ डच कर लेना। करेंगे कि नहीं करेंगे? और जैसे वॉन्डिवोस का है, एक तरफ ब्रिटिश और एक तरफ फ्रेंच कर लेना। कर लोगे? जैसे पानीपत का है, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ मराठे कर लेना। और जैसे बक्सर का एक तरफ ब्रिटिश और एक तरफ अलायंस कर लेना। अलायंस कौन सा? भारतीय, यानी गठ बंधन, ये कर लेना और शानदार बन जाएगा। स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनते हैं। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। हाँ, लिखने में इतना मशगूल हो, नहीं तो ये हाँ तुम्हें 2 किलोमीटर दूर सुनाई देनी थी। अभी तुम लोग व्यस्त हो, है ना। अब हिस्ट्री की एक कहानी सी बनती हुई नजर आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। लिखो मीर जाफर। अच्छा, जो काम तुम्हें लिखने के लिए बोला था, लगता है वो भी तुम लिख ही रहे हो यहीं। बोला था ना, 2 पक्ष, इसमें इसमें इसमें। मीर जाफर से होते हुए चलेंगे मीर कासिम की ओर, और मीर कासिम करवाएगा बक्सर का, क्या करवाएगा? बक्सर का युद्ध करवाएगा। तो हेडिंग लगाइए मीर जाफर। क्या हेडिंग लगाएंगे? मीर जाफर। लगा ही हुआ होगा, ये मीर कासिम हैं, ये मीर जाफर होगा यहीं कहीं। ये रहे मीर जाफर जी, है कि नहीं है? पहली बात, प्रारंभ में सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। ध्यान से सुन लो, पहले कौन हुआ करता था? सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। प्लासी के युद्ध के बाद इन्हें बंगाल का नवाब बना दिया गया। इन्हें गद्दारे हिंद और क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। गद्दारे हिंद यानी भारत का गद्दार, और क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑनलाइन वालों, थैंक यू सो मच। बस तुम्हें समझ में चीज़ें आनी चाहिए अच्छे तरीके से, और जब तुम्हें समझ में आ जाए तो फिर अपनी तपस्या, अपनी मेहनत सब सार्थक हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? और हम कितने भी अच्छे तरीके से बता लो, और यदि आप तक वो बात नहीं पहुंचती, तो फिर वो तपस्या सार्थक नहीं होती, व्यर्थ हो जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे गद्दार हिंद कहा गया, और बंगाल के अयोग्य नवाब था ये। ध्यान से सुनिए, आवाज नहीं करेंगे। बंगाल का कैसा नवाब था? अयोग्य, योग्य नवाब नहीं था ये। और मीर जाफर ने, अब ध्यान से आगे की बात सुनो, ये तो हो गई। मीर जाफर ने, कहते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा का धन क्लाइव को दिया।
और और सुनो ध्यान से, उस समय आलमगीर कौन था? मुगल बादशाह, याद है? अरे याद है कि नहीं है? हाँ, आलमगीर से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई। उमरा का मतलब है एक खास शक्तिशाली व्यक्ति जो प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पद था उस समय, उमरा की उपाधि दिलवाई। और 24 परगना, सुना है? 24 परगना की जमींदारी भी क्लाइव को दे दी, जिसे क्लाइव की ही जमींदारी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? क्लाइव की जागीर बोला जाता था उसको, मीर जाफर ने। और कहते हैं क्लाइव ने कहा कि मीर जाफर हमारे लिए एक राजकोष जैसा है, वह राजकोष जिसमें हम जब भी हाथ डालेंगे तभी धन निकाल कर लाएंगे। कहते हैं मीर जाफर को अपने महल के सोने और चांदी के बर्तन बेचकर भी क्लाइव को धन देना पड़ा। जब क्लाइव के पास 1760 में और अधिक धन देने के लिए नहीं रहा, तो मीर जाफर के पास क्लाइव को देने के लिए और अधिक धन नहीं रहा, तो मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने कहा कि भाई मेरे पास 60 लाख है, नवाब बनाओगे क्या? ब्रिटिश ने कहा जल्दी लेकर आओ। क्या करो? जल्दी लेकर आओ। और कहते हैं 60 लाख रुपए लेकर मीर कासिम को अगला नवाब, लेकिन ये थोड़ा सा दूजे किस्म का था, ये थोड़ा मीर जाफर से अलग था। ये चाहता था बंगाल का विकास। सबसे पहले तो इसने दस्तक को कहा कि दस्तक यदि ब्रिटिशों के लिए रहेगा तो भारतीयों के व्यापारियों के लिए भी रहेगा। ब्रिटिशों ने कहा अच्छा, हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं। हमने ही नवाब बनाया। अच्छा, कुछ लोग मियाऊं, कुछ लोग मियाऊं बोलकर दिखाने लगे। ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब हम कभी आपको भरतनाट्यम पढ़ाएंगे तो करके दिखाओगे क्या? मीर कासिम ने राजधानी भी बदल दी, मुंगेर ले गया ब्रिटिशों के इंटरफेरेंस से बचने के लिए। और अब ब्रिटिश को लगा कि भाई ये, और मीर कासिम बंगाल का विकास करना शुरू कर दिया मीर कासिम ने, और कहते हैं उनके प्रभाव को कम से कम करने लगा शासन में। लेकिन तभी उसे पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी हो गया कि इसे पद से हटाओ। लेकिन कहते हैं वह पद से हट नहीं रहा था, तो गिरिया उधोनोला आदि का युद्ध हुआ। करवा, गिरिया, उधोनोला, 3 छोटे छोटे युद्ध हुए, 3 छोटी छोटी झड़पें हुई आप कह सकते हैं। और मीर कासिम हार गया और भाग गया दिल्ली। कहां भाग कर गया? और शाह आलम को बोला जाकर बचाओ बचाओ, बंगाल हाथ से गया, यदि बचाना है तो एक गठबंधन बनाकर चलो। और ये गठबंधन बना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड का, और एक और बड़े युद्ध की घोषणा हो गई। इसको क्या कहा गया? तो लिखो मीर जाफर। पहला पॉइंट नोट करें, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को अगला नवाब घोषित किया गया। मीर जाफर प्रारंभ में सिराजुद्दौला का सेनापति था।
जिसे उन्होंने क्या लिखा? राजूदौला सेनापति था, जिसे उन्होंने पद से, सेनापति के पद से, जिसे उन्होंने सेनापति के पद से बर्खास्त कर दिया था। मीर जाफर को प्लासी के युद्ध में उनकी भूमिका के कारण मीर जाफर को प्लासी के युद्ध में उनकी भूमिका के कारण गद्दारे हिंद एवं क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। ये बंगाल के एक अयोग्य नवाब थे। ये बंगाल के एक अयोग्य नवाब थे। कौन थे अयोग्य नवाब? मीर जाफर। लिखिए, मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि दिलवाई थी। तथा स्वयं भी 24 परगना परगना की जागीर क्लाइव को दी थी। 24 परगना की जागीर क्लाइव को दी थी। 1757 से 60 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से लगभग 3 करोड़ रुपए वसूल लिए। लगभग 3 करोड़ रुपए वसूल लिए, जिससे नवाब आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो गया। जिससे नवाब आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो गया। तो नवाब आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया कि नहीं कर दिया? लिखिए,
1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस ब्रिटेन लौट गया। वापस ब्रिटेन लौट गया। कहते हैं उसने भारत से वापस ब्रिटेन लौट गया, लिखवा ही रहे हैं। कहते हैं उसने भारत से, तुम्हारी प्रश्नवाचक दृष्टि देखकर हम पहचान गए थे कि तुम पूछना चाहते हो कि लिखवा रहे हो कि बता रहे हो। क्या लिखा? भारत से इतना धन लूटा था कि, हाँ लिखना है, इतना धन लूटा था कि वह ब्रिटेन के सबसे धनी 10 लोगों की सूची में, सबसे धनी 10 लोगों की सूची में शामिल हो गया। शामिल हो गया। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव वापस फिर आएगा, बक्सर के युद्ध के बाद वह पुनः आएगा और इलाहाबाद की संधियां वही करके जाएगा। बात समझ में आई? हेडिंग लगाइए मीर कासिम। क्या लगाएंगे? मीर कासिम। यह है मीर कासिम। पहले एक स्ट्रक्चर पर देख लें। देखिए, पहली बात है, दामाद थे किसके? जाफर के, है ना? मीर जाफर के, सॉरी, मीर जाफर के। उसके बाद ध्यान से सुनो, 60 लाख रुपए ब्रिटिशों को दिए इन्होंने नवाबी लेने के लिए। कितने रुपए दिए इन्होंने? 60 लाख। तीसरी बात, दस्तक प्रणाली को भारतीयों के लिए भी खोल दिया, इसका लाभ भारतीयों को भी मिलेगा। इसके अलावा कृषि में सुधार जारी कर दिए, जागीरों को छीन लिया गया और राज्य में मिलाया गया। ठीक है। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले गया? मुंगेर ले गया। मुंगेर कहां है? हाँ, बिहार आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? कहते हुए अपनी राजधानी मुंगेर ले गया। मुंगेर राजधानी किस लिए ले गया? वह ब्रिटिशों के मुर्शिदाबाद में हस्तक्षेप से बचना चाहता था। वह चाहता था ब्रिटिश उसके राज्य में हस्तक्षेप ना करे। कहते हैं उसने सैन्य रूप से भी बंगाल को मजबूत करने का प्रयास किया। बंगाल को मजबूत करने का प्रयास किया। अच्छा, दस्तक जो है ब्रिटिशों को जब देखो तब आग लगा देती है। लगा देती है कि नहीं? क्योंकि दस्तक से ब्रिटिशों को बंगाल में इतना लाभ हुआ था कि बंगाल उसके लिए सोने की चिड़िया बन गया था। कहते हैं बंगाल से दस्तक को हटाना, इसका मतलब था कि ब्रिटिशों को बुरे तरीके से छेड़ देना था, और मीर कासिम ने यही तो कर दिया। कहते हैं मीर कासिम ने जैसे ही ये किया, वैसे ही उन्हें पद से हटा दिया गया। मैंने बताया 3 झड़पें हुई। करवा, छोटी छोटी झड़पें, उधोनोला
और गिरिया। गिरिया तो तुम जानते हो, ये गिरिया पहले वाला युद्ध हुआ और ये दूसरे वाला। कहते हैं इन 3 झड़पों के बाद मीर कासिम को बंगाल छोड़कर दिल्ली की ओर भागना पड़ा। और ध्यान से सुनो, एक बार यूपीएससी ने यही पूछ लिया कि दिल्ली आने से पहले, यूपीएससी ने, ठीक है, दिल्ली आने से पहले मीर कासिम किन किन युद्धों में हार गया था, और ये 3 युद्धों को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है ना। अब एक बात ध्यान से सुनो, जैसे ही मीर कासिम दिल्ली पहुंचा वैसे ही मुगल बादशाह से मिला, और मुगल बादशाह से क्या कहा ये हमने बताया था आपको। एक गठबंधन बन गया और ये गठबंधन बिहार की ओर चल दिया। लिखिए, मीर कासिम, ब्रैकेट में लिखो 1760 to 63 एडी। लिखो, मीर कासिम मीर जाफर का मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। उसने ब्रिटिशों को 60 लाख रुपए देकर उसने ब्रिटिश को 60 लाख रुपए देकर 60 लैक्स 60 लाख रुपए देकर बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ब्रैकेट में बिहार, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। मीर कासिम ने ब्रिटिशों को बर्दवान, चिटगांव, मीर कासिम ने ब्रिटिशों को बर्दवान, चिटगांव, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, बर्दवान, चिटगांव एवं मिदनापुर की सूबेदारी बर्दवान, चिटगांव, मिदनापुर की सूबेदारी, बंगाल के भाग है बच्चे, की सूबेदारी दी थी। ये सूबेदारी दी थी। बंगाल में मीर कासिम ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। बंगाल में मीर कासिम ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। इन्होंने बंगाल में कुछ सुधार प्रारंभ किए थे। इन्होंने बंगाल में कुछ सुधार प्रारंभ किए थे, जैसे हाइफन देके नंबर 1, जैसे हाइफन देके नंबर 1,
बंगाल में दस्तक प्रणाली को केवल ब्रिटिशों के लिए, केवल अंडरलाइन करना, केवल, बंगाल में दस्तक प्रणाली को केवल ब्रिटिशों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका मतलब सबके लिए खोल दिया गया है ना, केवल ब्रिटिशों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। लिखिए, इन्होंने कृषि में, नंबर 2, कृषि में कई सुधार किए। कृषि में कई सुधार किए। नेक्स्ट, नंबर 3, सेना का आधुनिकीकरण करने का सेना का इन्होंने सेना का आधुनिकीकरण भी किया था, करने का प्रयास किया। करने का प्रयास किया। देखिए, 1763 में 1763 में ब्रिटिशों ने इन्हें नवाब के पद से हटा दिया। जिसके उपरांत इनकी ब्रिटिशों से तीन छोटे युद्धों में इसके पश्चात इनकी ब्रिटिशों से 3 छोटे युद्धों में, इनकी की जगह इनका करो, इनका ब्रिटिशों से 3 छोटे युद्धों में सामना हुआ। सामना हुआ, युद्धों में सामना हुआ। पहला, नंबर 1, करवा का युद्ध, करवा का युद्ध। नंबर 2, उधोनोला का युद्ध। और नंबर 3, गिरिया का युद्ध। तीन युद्धों में सामना हुआ और तीनों के नाम लिखो। उधोनोला बेटा, उधोनोला, उधोनोला का युद्ध। अलग अलग बंगाल के क्षेत्र थे, उनके नाम पर हुआ है, ठीक है। उधोनोला का युद्ध। इन तीनों युद्धों में, कंटिन्यू करेंगे, इन तीनों युद्धों में हार के पश्चात मीर कासिम दिल्ली की ओर बढ़ा। मीर कासिम दिल्ली की ओर बढ़ा। कौन दिल्ली की ओर बढ़ा? मीर कासिम दिल्ली की ओर बढ़ा। और जाकर किससे मिला? सालम सेकंड से। लिखिए, और शाह आलम सेकंड से मिला।
कालम सेकंड से मिला। आपसी चर्चा के पश्चात, आपसी, हाँ इसी में बेटा पैराग्राफ चेंज कर लो या अगला पॉइंट बना लो, ठीक है। इस चर्चा के पश्चात, चर्चा के पश्चात, अच्छा, चर्चा के पश्चात एक भारतीय गठबंधन स्थापित किया गया। इस गठबंधन के सदस्य थे इस गठबंधन के सदस्य थे नंबर 1 मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, नंबर 2 अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, और बंगाल का नवाब मीर कासिम। देखिए इस गठबंधन ने, अच्छा ठीक है, तुम्हारी आवाज आई नहीं, तुमने जोर से बोलने का प्रयास तो किया। पीछे से किसी ने कुछ बोला है और वो भी जोर से बोलने का प्रयास किया है। लिख लिया? लिखिए 1764 में इस गठबंधन ने, अगला पॉइंट, 1764 में इस गठबंधन ने ब्रिटिशों के खिलाफ बक्सर के युद्ध की घोषणा कर दी। बक्सर के युद्ध की घोषणा कर दी। इसकी घोषणा कर दी, बक्सर के युद्ध की घोषणा कर दी। बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया और बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन लड़ रहा था और एक तरफ भारतीय गठबंधन। समझ में आ गया कौन था, कौन विजयी होगा? और ब्रिटिश का आर्मी कमांडर था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? कहते हैं दीनानाथ मिश्र और के.एम. पणिक्कर ने कहा था कि प्लासी में युद्ध तो कभी हुआ ही नहीं। क्या हुआ था? एक सौदा हुआ था। क्या हुआ था? एक सौदा हुआ था। लेकिन आपको एक बात बता दें, बक्सर में युद्ध के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। जहां प्लासी का युद्ध ब्रिटिशों के धोखे का परिणाम था, वहीं बक्सर का युद्ध उनकी कूटनीति और दूरदर्शिता का परिणाम था। और प्लासी की युद्ध तब तक अधूरी रही, प्लासी की विजय तब तक अधूरी रही जब तक बक्सर के युद्ध में विजय हासिल नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों ने भारत की सबसे बड़ी शक्ति को हरा दिया। किसे? और सबसे बड़ी शक्ति उभर रही थी मराठे। वे हार गए अहमद शाह अब्दाली से 1761 में ही। कब हार गए?
1761 में ही। तो इसका मतलब समझ में आया। तो बक्सर का युद्ध वास्तव में ब्रिटिशों की कूटनीति और दूरदर्शिता का ही परिणाम था। आपने बताया सर, आपने बताया कि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि जहांदार शाह ने दी, परंतु कुछ किताबें और गूगल पर औरंगजेब बताया गया है, समझाइए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने लिखा है, यूपीएससी की तर्ज पर लिखकर और बाद में कहा समझाइए। पहले इसे समझा देते हैं। आमेर नाम का, आमेर सुना है आपने? आमेर, देखो बेटा, आज हमेशा के लिए एक कंफ्यूजन दूर कर लो। आमेर को क्या कहा जाता है? जयपुर में जितने राजा हुए सब क्या थे? राजा जयसिंह। क्या थे? ऐसा ही राजा एक जयसिंह तुम्हें हम भी पढ़ाएंगे, पढ़ोगे? बहुत अच्छे राजा है वो, बहुत विकास किया उन्होंने भारत में, है ना। राजा जयसिंह जिसने जयपुर बसाया था, जिसने जिज मोहम्मद शाही लिखा था, है ना। राजपूत में बता देंगे हम आपको। एक राजा जयसिंह पहले भी था औरंगजेब के काल में, ठीक है। तो औरंगजेब ने उन्हें उपाधि दी थी। और एक राजा जयसिंह उस समय कहां था? आमेर में ही था। और ये कौन था? जहांदार शाह के शासनकाल में। इन्होंने सवाई की उपाधि इसे भी दी। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया आपका ये वाला उत्तर। और आगे भी राजा जयसिंह ही आएंगे, इसमें चिंता मत करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे चलते रहते हैं। सवाई राजा की उपाधि अकबर ने भी दी थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला, अकबर ने भी दी थी। और वहां पर राजा जयसिंह ही क्रम के हिसाब से आते रहे हैं। भारी संख्या में राजा जयसिंह मिलेंगे आपको। वॉन्डिवोस के युद्ध में, दूसरा प्रश्न सुन लो, फ्रांसीसी की ओर से काउंट डी लाली थे, लेकिन सर आपने बुस्सी बताया, लाली भी थे और बुस्सी भी थे। जो सेना में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे थे वो कौन थे? बुस्सी। तो बुस्सी की हार हुई थी। जनरल आयरकूट के सामने बुस्सी थे, वैसे लाली भी इसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों बात ठीक थी। हमने बुस्सी बताया था ना, तो बुस्सी बिल्कुल ठीक लिखवाया हुआ है, मतलब उसके लिए बिल्कुल भी सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखो, अब बक्सर के युद्ध की बात कर रहे हैं हम। तो बक्सर है कहां? बिहार में है। बक्सर का युद्ध हुआ, मैंने बताया अभी आपको, एक दिखाया था, ये जो स्ट्रक्चर था बच्चों, ये वाला ब्रिटिश और भारतीय गठबंधन के बीच में हुआ। लिखे, साढ़े 12 बजे तक क्लास चलेगी। कितने बजे तक चलेगी? हाँ, कंटिन्यू करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया है, यूपीएससी की लैंग्वेज में है पूरा। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। इस कथन का परीक्षण कीजिए। बिल्कुल परीक्षण करेंगे अभी। अभी बताएंगे। बक्सर का युद्ध पढ़ा दें एक बार, फिर बताते हैं इसका उत्तर, कैसे विजय की पुष्टि हुई, है ना। पढ़ाए? हाँ, ये आई आवाज, देखो, लिखो। 1764 में शांति स्थापित करो सबसे पहले। बेटा भारतीय गठबंधन तो बताया, तो शाह आलम सेकंड, नाम कुछ नहीं था, बस गठबंधन। हाँ, वो कह सकते हो आप कि 3 भाग थे, तो उसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, बट बाकी भारतीय गठबंधन उसको बुलाया गया, ठीक है। लिखिए, 1764 में
अभी क्वेश्चन देखेंगे, पहले लिखो तुम लोग। 1764 में बक्सर का युद्ध, डाल लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बक्सर का युद्ध ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध ब्रिटिश एवं भारतीय गठबंधन के बीच ब्रिटिश एवं भारतीय गठबंधन के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश एवं भारतीय गठबंधन के बीच लड़ा गया। लिखिए, इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर, इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो थे। इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो थे। ब्रिटिशों ने भारतीय गठबंधन को पराजित कर दिया। यह युद्ध अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। यह युद्ध अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की भी हार हुई थी। उल्लेखनीय है कि इस समय भी भारत में सर्वोच्च शक्ति शाह आलम सेकंड ही थे। शाह आलम सेकंड ही थे। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत में निर्विवाद रूप से शक्तिशाली होकर उभरे। निर्विवाद रूप से शक्तिशाली होकर उभरे। वास्तव में प्लासी के युद्ध की विजय, या वास्तव में प्लासी की विजय, प्लासी लिखवा रहे हैं। वास्तव में प्लासी की विजय बक्सर की विजय के अभाव में
अधूरी थी। अधूरी थी। वास्तव में प्लासी की विजय बक्सर की विजय के अभाव में अधूरी थी, क्योंकि क्योंकि प्लासी की विजय क्योंकि प्लासी की विजय ने केवल ब्रिटिशों को बंगाल में शक्तिशाली बनाया था, जबकि बक्सर की विजय ने उन्हें भारत में शक्तिशाली बना दिया। जबकि बक्सर की विजय ने उन्हें भारत में शक्तिशाली बना दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंटिन्यू इस प्रकार कहा जा सकता है कि बक्सर की विजय प्लासी की विजय की इस प्रकार कहा जा सकता है कि बक्सर की विजय ने प्लासी की विजय की पुष्टि कर दी। हो गया परीक्षण? अरे जिसने परीक्षण का क्वेश्चन पूछा था, हो गया परीक्षण? समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? देखो, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी, तो यही तो लिखवाया हमने कि बक्सर की विजय प्लासी की विजय अधूरी थी। क्यों? क्योंकि वह बस क्षेत्रीय विजय थी, और बक्सर की विजय में किसको हरा दिया गया? शाह आलम सेकंड को हरा दिया गया। तो यह वास्तव में पूरी विजय थी एक तरीके से। बात समझ में आई? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ये हुटिंग करने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी, ठीक है? नहीं तो खड़ा कर देंगे यहीं पे, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो प्रश्न अगला, ठीक है? क्लास जब तक हम चाहेंगे तब तक ही तुम्हारे बोलने से कुछ भी, क्योंकि इस क्लास के डॉन तुम। डॉन कौन है? प्रणाम सर, प्रणाम। जब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को सेनापति के पद से बर्खास्त कर दिया था, तो उसने प्लासी के युद्ध में भाग कैसे लिया? बेटा, बाद में फिर वह उसके साथ ही था, मतलब बर्खास्त किया था सेना के पद से, उसे निकाला नहीं था बंगाल से, तो बाद में वह उसके साथ साथ लगा रहा दिखावे के लिए, और फिर उसने यह कहकर प्लासी के युद्ध में भाग लिया कि मैं भी आपके साथ लड़ूंगा मिलकर, ठीक है? तो उसके साथ नहीं था पर फिर भी भाग लिया। 24 परगना बेटा एक क्षेत्र का नाम है ना? बांग्लादेश में 24 परगना एक क्षेत्र का नाम है, उसकी जागीर दी थी। 24 परगना क्या है पूछा था आपने, ठीक है? लिखे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों एक बार, है ना? लिखे, बक्सर के युद्ध के प्रभाव, हेडिंग लगाई छोटा सा, बक्सर के युद्ध के प्रभाव, बक्सर के युद्ध के प्रभाव, बक्सर के युद्ध के प्रभाव।
बताएंगे बेटा इसका उत्तर। लिखो पहले, पहला प्रभाव लिखो, नंबर 1। ब्रिटिश भारत में प्रभाव क्या हुआ, देखो बक्सर के युद्ध का, आवाज नहीं करेंगे। ब्रिटिश भारत में सबसे शक्तिशाली होकर उभरे इस युद्ध के बाद, नंबर 2, ब्रिटिशों ने शाह आलम सेकंड, इस युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ब्रिटिशों ने क्या लिखा, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधियां कर ली। संधियां कर ली। इन संधियों के बाद उन्होंने बंगाल में, इन संधियों के बाद उन्होंने बंगाल में वित्तीय शक्ति भी अपने हाथों में ले ली। नंबर 3 के 4, शाह आलम की हार ने, शाह आलम की पराजय ने ब्रिटिशों का मनोबल बहुत अधिक बढ़ा दिया। ब्रिटिशों का मनोबल बहुत अधिक बढ़ा दिया। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन नेक्स्ट नंबर 4, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। क्या लागू किया? द्वैध शासन। लिखिए, इलाहाबाद की 2 संधियां, इलाहाबाद की 2 संधियां। इसको पहले वैसे समझ लो एक बार आप, इलाहाबाद की 2 संधियां। देखिए बच्चों, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, यह हुई 12 अगस्त 1765 में। ध्यान से सुने बच्चों। और एक इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, इलाहाबाद की 4 दिन बाद ही इलाहाबाद की दूसरी संधि, और ये हुई 16 अगस्त 1765। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो संधि हुई
ये शाह आलम सेकंड के साथ हुई थी, और ये जो संधि हुई ये सुजाउदौला के साथ हुई थी। सुजाउदौला कौन है? अवध का नवाब है। ये दो संधियां हुई, और कहते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, दीवानी समझ गए? अभी समझा रहे थे शुरू में। दीवानी अधिकार किसको दे दिए? ब्रिटिश को दे दिए। दीवानी अधिकार का मतलब है अब टैक्स कौन वसूलेगा? ब्रिटिश वसूलेंगे। अब तक ब्रिटिश भारत में टैक्स तो नहीं वसूलते थे, नहीं वसूलते थे ना, लेकिन अब ब्रिटिशों ने भारत में टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया। तो यह संधि तो बड़ी निर्णायक सिद्ध हुई, हुई कि नहीं हुई? तो कहते हैं, और इसके बदले में ब्रिटिशों ने 26 लाख रुपए वार्षिक रूप से देना स्वीकार किया सालम सेकंड को, जो कभी नहीं दिए। ब्रिटिश ऐसे वादे करते रहते थे। मैंने क्या बताया था कल? साम, दाम, दंड, भेद, सब नीतियां उन्होंने चलाई भारत को जीतने में, जो हो सकता था वो सब। और 26 लाख देने की बात कही, और देखे क्या किया सालम को सेकंड को खुश करने के लिए। यहां से अवध के पास था कड़ा मानिकपुर, दो क्षेत्र थे बच्चों, कड़ा मानिकपुर, ये यहीं के गवर्नर हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी पहले। कड़ा मानिकपुर सुना है? कड़ा मानिकपुर को छीन करके बनारस के आसपास, कड़ा मानिकपुर को छीन करके किसको दे दिया? सम्राट को दे दिया। कड़ा मानिकपुर को छीन करके मुगल बादशाह को दे दिया। दे दिया कि नहीं? और अब ध्यान से सुनो, तो ये पहली संधि में ही उन्होंने बता दिया कि हम अब आर पार के मूड में हैं, हम अब आगे भारत को कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तभी तो वित्तीय अधिकार लेना चाहते हैं, नहीं तो वित्तीय अधिकार लेना क्यों चाहेंगे? वित्तीय उत्तरदायित्व लेने का अर्थ ही यह है कि नहीं है? तो लिखे इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। अरे और ऑनलाइन वाले कह रहे हैं, सुन लो पहले, कि सर ब्रिटिशों ने ऐसे ही धीरे धीरे कब्जा कर लिया। बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया कब्जा धीरे धीरे। देखो इलाहाबाद की प्रथम संधि, देखो इस संधि के अनुसार, इस संधि के अनुसार, इस संधि के अनुसार नंबर 1, हाइफन दे के नंबर 1, सालम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, सालम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ब्रिटिशों को दे दिए। ब्रिटिशों को दे दिए, दे दिए कि नहीं दे दिए? लिखो अगला पॉइंट नंबर 2, तुम भी संगीत में पढ़ोगे तो आनंद आएगा। सालम सेकंड ने
कड़ा मानिकपुर को, अभी बताया था ना, शाह आलम सेकंड ने कड़ा मानिकपुर को प्राप्त किया। ब्रिटिशों ने अवध से लेकर उन्हें दे दिए, है ना, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रिटिशों ने अवध से लेकर दिए। शाह आलम सेकंड ने कड़ा मानिकपुर को प्राप्त किया। ब्रैकेट में लिखो, ब्रिटिशों ने अवध से लेकर दिए। नंबर नेक्स्ट, शाह आलम सेकंड ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला, नजमुद्दौला ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, नजम उद दौला, नजमुद्दौला या नजमुद्दौला। शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल के नवाब में, शाह आलम सेकंड ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल के नवाब के रूप में मान्यता दे दी। बंगाल के नवाब के रूप में मान्यता दे दी। देखिए कंपनी, अगला पॉइंट नंबर 4, मतलब नंबर 3 4 जो भी है, कंपनी ने बदले में 26 लाख रुपए वार्षिक, बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक वार्षिक रूप से देने का वायदा किया। जो बच्चों कभी भी नहीं दिए। देखिए यह संधि, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह संधि ब्रिटिशों के पक्ष में रही। यह संधि ब्रिटिशों के पक्ष में रही। लिखिए इलाहाबाद की दूसरी संधि, आज का अंतिम हेडिंग, इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। देखिए 16 अगस्त 1765। देखिए इस संधि के अनुसार, हाँ लिखो बेटा, इस संधि के अनुसार हाइफन देके नंबर 1, इस संधि के अनुसार हाइफन देके नंबर 1, ब्रिटिशों ने अवध में मुक्त व्यापार का अधिकार ब्रिटिशों ने अवध में भी मुक्त व्यापार का अधिकार दस्तक प्राप्त कर लिया। ब्रिटिशों ने अवध में भी मुक्त व्यापार का अधिकार, ब्रैकेट में दस्तक प्राप्त किया। बंगाल में दस्तक से उन्होंने खेला कर दिया था, खेला कर दिया था कि नहीं कर दिया था? दस्तक से ही तो प्लासी हो गया और प्लासी का युद्ध जीत लिया, और अब फिर अवध में भी क्या करने जा रहे हैं? तो यहां भी उन्होंने दस्तक प्रणाली के अधिकार क्या कर लिए? ले लिए, यानी मुक्त व्यापार करेंगे हम यहां भी।
क्योंकि उनके मुंह खून लग चुका था, लहू मुंह लग गया, है ना, सुना है? तो लिखो अगला पॉइंट नंबर 2। अवध के नवाब ने, अवध के नवाब ने, अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए, अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में ब्रिटिशों को दिए। पैसे लिए बिना तो इनका काम ही नहीं चलना। अवध ने 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में ब्रिटिशों को दिए। ब्रिटिशों ने कहा तुमने युद्ध लड़ा क्यों? युद्ध लड़ा क्यों? बक्सर का युद्ध हर जाने के रूप में। युद्ध हर जाने का मतलब कि देखो हमारा इतना धन खर्च हुआ है तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने में, तो पैसा दो। एक तो हार गया, ऊपर से पैसा भी ले रहे हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई संधि करेंगे तब धन जरूर लेंगे। मैसूर इनसे कमजोर ही नहीं हो रहा था। टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ रुपए थोपे इन्होंने, मैसूर को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। यही किया इन्होंने, पंजाब पर भी यही किया, सब जगह। लिखिए नंबर 3, अंग्रेजों को अवध में ब्रिटिश सेना रखने, अब ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं देखो ब्रिटिश। अवध में, अंग्रेजों को अवध में ब्रिटिश सेना रखने, रखने ब्रैकेट में अवध के खर्च पर, ब्रैकेट में अवध के खर्च पर, ब्रैकेट क्लोज, की अनुमति दे दी गई, की अनुमति दे दी गई। अरे इस अनुमति ने क्या किया होगा? इस अनुमति ने तो आग लगा दी, आग। क्या लगा दी? कैसे लगा दी सुन लो पहले, अभी बस्ता बंद मत करो। अवध में सेना रहेगी ब्रिटिश, और खर्च कौन देगा उसका? इसका मतलब बड़ी सेना भी बनाएंगे, और बड़ी सेना बनाने के साथ साथ में खर्च भी उन्हें देना। एक तीर से कई, ये था ब्रिटिशों का खेला, था कि नहीं था? इससे अब ध्यान से सुनो, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने, अरे ध्यान से सुनो, बैठो बेटा, बैठो 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 बैठो। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने कैसे द्वैध शासन लगाया? कैसे द्वैध शासन लगाया? द्वैध शासन के क्या प्रावधान थे? क्या द्वैध शासन की संकल्पना भारत में नई नई थी, या फिर इसे कोई लेकर आया था? द्वैध शासन क्या था? इन सब प्रश्नों के जवाब जानेंगे कल की। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।